नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, हमारा टॉपिक है आज का ज्योतिष सीखिए बिल्कुल फ्री पार्ट 1। मतलब आपको इस वीडियो में अगर आप ज्योतिष शास्त्र में इंटरेस्टेड है, आप रुचि रखते हैं, ज्योतिष शास्त्र को समझना चाहते हैं और ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो से आप बिल्कुल फ्री सीख सकते हैं। बस आपको करना क्या है, पार्ट 1 से रेगुलर मेरी वीडियो को ध्यान से देखना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम जब ज्योतिष शास्त्र में कुंडली देखते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं कुंडली के अंदर। तो देखिए, अगर आप ये वीडियो पार्ट 1 से देखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे, तो आपको ज्योतिष शास्त्र का जो बेसिक नॉलेज है कि आपकी कुंडली में आप देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह आपको कैसे रिजल्ट देगा, कैसे रिजल्ट किस समय में देगा। और अगर आपकी कुंडली में ग्रह की स्थिति खराब है, ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, तो आप उन ग्रहों को अनुकूल कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो से आप बिल्कुल एक अनुभवी ज्योतिष बन सकते हैं। बस आपको उसको कंटिन्यू देखना है और ध्यान से देखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरी आज की इस वीडियो में। और ज्योतिष सीखिए बिल्कुल फ्री, इसमें जब हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि कुंडली, ये जो कुंडली होती है, जो मेन हम इसे बोलते हैं लगन कुंडली, ये जो लगन कुंडली होती है वो सबसे ज़्यादा मेन होती है। वैसे कुंडली के अंदर चलित कुंडली भी देखी जाती है, चंद्र कुंडली भी देखी जाती है, लेकिन जो मेन होता है सबसे, कि अगर आपको अपने रिजल्ट में कोई भी ग्रह रिजल्ट देगा, किसके अकॉर्डिंग देगा, लगन कुंडली के अकॉर्डिंग, तो आपको लगन कुंडली को फर्स्ट में समझना होगा। चलित कुंडली का क्या रोल होता है जीवन में वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आप लगन कुंडली को समझें। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक कुंडली है फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पर देखिए कुंडली में होते हैं 12 भाव, जिसे हम घर भी कह सकते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो उसे हाउस भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास पूरी कुंडली है, और इसमें देखिए 12 हाउस होते हैं, 12 घर होते हैं। ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा, 5वां घर, छठा घर, 7वां घर, 8वां घर, 9वां घर, 10वां, 11वां और 12वां। देखिए 12 हाउस होते हैं, 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं, और सभी घर को, सभी भाव को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है। वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। आज की वीडियो में यही है कि देखिए, आप समझिए कि लगन कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं। और जब किसी व्यक्ति का, किसी जातक का जन्म होता है तो ये जो 12 भाव होते हैं उसमें अलग अलग राशियां चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में मैंने यहाँ नंबर 1 लिखा है तो आपकी कुंडली में भी यहाँ पर नंबर 1 ही होगा, यह जरूरी नहीं है। जन्म के समय जो ग्रह जिस हाउस में स्थित हो गए हैं वह उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट देंगे, और लाइफ टाइम के लिए ये ग्रह वहीं रहते हैं। गोचर में अलग अलग ग्रहों की स्थिति चेंज होती रहती है, क्योंकि सभी ग्रहों का टाइम पीरियड होता है एक फिक्स, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने भाव या अपने घर चेंज करते रहते हैं। लेकिन लगन कुंडली में जो आपके ग्रह स्थित हैं वह लाइफ टाइम के लिए उसी में स्थित रहते हैं, वह ग्रह कभी भी चेंज नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 12 घर हो गए, 12 भाव हो गए। उसके बाद होते हैं 9 ग्रह होते हैं टोटल जो हम बात करें लगन कुंडली में, उसमें 9 ग्रह होते हैं, और सभी ग्रहों को अलग अलग जो देवता हैं, जो उन हाउस के जो मालिक होते हैं वो भी दिए गए हैं, तो उसके अनुसार ही हम समझेंगे। और राशियां होती है टोटल 12 राशियां होती हैं। देखिए इन चीज़ों को, इसको आप सबसे ज़्यादा अच्छी तरह से समझ लीजिए कि देखिए 9 ग्रह होते हैं और राशियां होती है 12, तो उसके अनुसार ही हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो देखिए 12 राशियां कौन कौन सी होती है मैं आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, 12 राशियां होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया 12 राशियां होती हैं, और ग्रह 9 होते हैं, और हर राशि के जो राशि स्वामी हैं वह अलग अलग हैं, और हर राशि स्वामी को 2-2 राशियां, मतलब ये जो देवता हैं, ये जो हमारे ग्रह हैं, उनको सभी को 2-2 राशियां मिली हुई हैं, सिर्फ सूर्य देव और चंद्रदेव को छोड़ के। चंद्रदेव को कर्क राशि एक ही राशि मिली हुई है,
और सूर्य देव को सिंह राशि एक ही राशि मिली हुई है। बाकी मंगल देव को मेष और वृश्चिक राशि मिली हुई है, शुक्र को वृषभ और तुला राशि मिली हुई है, मिथुन को बुध देव को मिथुन राशि और कन्या राशि मिली हुई है, और बृहस्पति देव को धनु और मीन, और शनि देव को मकर और कुंभ राशि। तो यहाँ पर हमारी ये 12 राशियां हो गई हैं और यहाँ पर ये राशि स्वामी हो गए हैं। तो ये हमारे 9 ग्रह हो गए हैं, ये 12 राशियां हो गई हैं। राहु और केतु देव भी ग्रहों की गिनती में आते हैं, लेकिन उनको कोई भी राशियां नहीं मिली हुई हैं, इसीलिए वह छाया ग्रह कहलाते हैं। और बाकी आप देखिए यहाँ पर राहु और केतु का कहीं भी जिक्र भी नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी अपनी स्वयं की कोई राशियां नहीं है, इसीलिए उन्हें छाया ग्रह कहा गया है, लेकिन वह ग्रहों की श्रेणी में जरूर आते हैं। फिर हम जब स्टडी करना शुरू करते हैं कुंडली विश्लेषण का, तो सबसे पहले ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि हम जो ग्रहों की डिग्री है उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, ग्रहों की डिग्री को भी कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस ग्रह में कितनी पावर है वह उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा। तो यह चीज़ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ग्रहों की हम पावर को कैसे देखिए। जब हम लगन कुंडली देखते हैं तो उसमें 1 से 0 से लेकर 30 डिग्री तक उसमें डिग्री लिखी हुई होती है, जिसे हम पावर भी कहते हैं। तो वह जो डिग्री लिखी हुई होती है उससे हमें समझना है कि उस ग्रह में कितना दम है। देखिए, इनमें भी अवस्थाएं होती हैं, आपको इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पूरा लिख दिया है। अवस्था होती है यहाँ पर ग्रहों की। तो यहाँ पर देखिए, बाल्य अवस्था होती है जिसमें किसी भी मान लीजिए ग्रह में 0 से लेके 6 डिग्री तक उसकी डिग्री है। उसमें 0 से 1 2 3 4 5 6 डिग्री तक उसकी डिग्री, कोई भी नंबर लिखे हुए हो सकते हैं। तो अगर उस ग्रह की ये डिग्री है 0 से लेके 6 के बीच में, तो 25% उस ग्रह में पावर होगी। हम ऐसा समझ सकते हैं कि 25% उस ग्रह की पावर है। मध्य अवस्था होती है, वो होती है 6 से 11 डिग्री के बीच में। किसी भी ग्रह की डिग्री 6 से लेकर 11 डिग्री के बीच में है तो उसकी पावर कितनी हुई है? 50% उस ग्रह की पावर है। युवा अवस्था की हम बात करें तो वह है 11 से लेकर 18 तक। किसी भी ग्रह की डिग्री 11 से लेकर 18 तक है तो उसमें 100% पावर है। फिर बात करें हम प्रौढ़ अवस्था, तो प्रौढ़ अवस्था है 18 से लेकर 24 डिग्री तक। किसी भी ग्रह की डिग्री है तो उसे 50% पावर में हम कैलकुलेट करेंगे। फिर होती है वृद्धा अवस्था। वृद्धा अवस्था में 24 से लेके 28 तक, वो होती है उसमें 25% पावर। तो ऐसे हम पावर देख सकते हैं। किसी को भी ऐसे पावर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो परसेंटेज है वो इस लगन कुंडली में लिखे हुए नहीं होते हैं। आप देखेंगे तो ये चीज़ें उसमें लिखी हुई नहीं होगी, वो सिर्फ डिग्री लिखी होगी। 0 से लेके 6, 6 से लेके 11 तो कोई भी नंबर लिखा होता है कि भाई इस ग्रह की इतनी डिग्री है। तो उससे आपको, इस चार्ट से आपको कैलकुलेट करना है कि कितनी % उस ग्रह की पावर है। तो यह हमारा हो गया कि पावर को समझना डिग्री वाइज, और यह हमारा राशियाँ और ये हमारे सारे ग्रह जो 9 ग्रह होते हैं, इनको अगर आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे कि ये सारी राशियाँ होती है, ये सारे ग्रह होते हैं, ये जो ग्रहों की अवस्थाएं होती हैं, तभी आप आगे बढ़ जाएंगे। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र को सीखने के लिए अगर आप जो बेसिक नॉलेज, जिसे हम कहें योग कारक और मारक ग्रह निकाला जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारी कुंडली में योग कारक पॉजिटिव ग्रह हमें जो अच्छे रिजल्ट देंगे लाइफ में वो कितने हैं, और बुरे रिजल्ट देने वाले मारक या नेगेटिव ग्रह कितने हैं। तो इन चीज़ों को समझने के लिए ये जो ज्योतिष शास्त्र की जो शुरुआत है वो इस ABCD से होती है। ये हम समझ लीजिए ABCD है, तभी आप इसकी स्पेलिंग बना पाएंगे, इसको समझ पाएंगे। तो ये चीज़ें, राशियाँ, ग्रह और जो अवस्थाएं होती हैं ग्रहों की, उसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आज हम इस लगन कुंडली से निकालेंगे योग कारक और मारक ग्रह कैसे निकालते हैं। तो ये देखिए, हमारे पास यह लगन कुंडली है, और यहाँ पर सबसे पहले मैंने आपको बताया था ये तो हाउस होते हैं। आप इस चीज़ में कंफ्यूज बिल्कुल मत होजिए, क्योंकि ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो सारे 12 घर हो गए। घर अलग बात है और ग्रह जो उसमें बैठे हैं वो अलग चीज़ है। ग्रह को मत देखिए आप, ये जो हाउस है उसको मत देखिए, आप ग्रह को देखिए। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो लगन का होता है, इसे हम लगन बोलते हैं, ये है लगन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यह जो कुंडली है वह कौन से लगन की है? वह है 10 नंबर की, और 10 नंबर यहाँ पर देखिए कुंभ राशि। तो यह शनि लगन की कुंडली है, और कुंभ लगन की कुंडली भी आप कह सकते हैं, शनिदेव इसके राशि स्वामी है। तो यहाँ पर ये कुंभ लगन की कुंडली है हमारे पास में, और यहाँ पर
10 नंबर है और 10 नंबर में यहाँ पर लिखे हुए हैं शनिदेव। मान लीजिए यहाँ पर शनिदेव लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि फर्स्ट नियम से अगर आप ऐसे समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि फर्स्ट नियम से कोई भी ग्रह योग कारक और मारक ग्रह कैसे होता है। फिर आप देखिए कि उस ग्रह की प्लेसमेंट कैसे। देखिए योग कारक या मारक ग्रह जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है फर्स्ट नियम। इसके नियम भी आपको याद करना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। फर्स्ट नियम है कि वह ग्रह, उनकी जो राशियां हैं वो किस हाउस में है, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड है ग्रह की प्लेसमेंट कहाँ है। ग्रह की प्लेसमेंट मतलब वो ग्रह किस घर में बैठा है, यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दो चीज़ें आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि वह ग्रह योग कारक है या मारक है। तो फर्स्ट नियम हमें ये लगा कि उनकी राशियाँ किस में। देखिए सबसे पहले तो ये जो 4 घर में समझा दूँ, ये है केंद्र के हाउस है। ये पहला, ये हो गया चौथा, और ये हो गया 7वां, और ये 10वां। ये जो चारों ये जो घर हैं ये केंद्र के हैं। तो ये सबसे अच्छे हाउस माने जाते हैं कुंडली में, सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं ये केंद्र के हाउस। फिर बात करें हम सेकंड हाउस की, और यहाँ पर हम बात करें 11th हाउस की, तो ये हो गए एवरेज रिजल्ट देने वाले, इनको हम सम घर भी कहते हैं। तो ये जो 2 घर हैं वो हो गए सम घर। देखिए ये यहाँ पर 2 सम घर हो गए हैं। और फिर बात करें हम इसकी, और ये 3rd हाउस है, इसको भी हम सम ग्रह ही मानते हैं। फिर हम बात करें यहाँ पर ये 6, 8, 12, ये जो हाउसेस हैं जहाँ पर मैंने एरो लगाया है, ये हाउस होते हैं त्रिक भाव। ये कुंडली में सबसे ज़्यादा बुरे रिजल्ट देने वाले हाउस होते हैं। मान लीजिए कोई ग्रह आपका यहाँ बैठा है, उस ग्रह की दशा अंतरदशा चल पड़ी है तो आपको उसके बुरे रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ये त्रिक भाव कहलाते हैं, बुरे घर कहलाते हैं। कोई भी ग्रह जिस हाउस में बैठेगा, जिस घर में बैठेगा, वह उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट देगा, क्योंकि वह जिस हाउस में बैठा है वह बाध्य है, मजबूर है उसी घर के रिजल्ट देने के लिए। इसलिए हमको ये हाउस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा हाउस कैसा होता है, कैसे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए केंद्र के हाउस सबसे बेस्ट हैं। ये जो 3 घर हो गए हैं सम घर, और यह ठीक ठाक रिजल्ट देने वाले हैं। यहाँ पर हो गए ये त्रिक भाव 6, 8, 12, ये सबसे बुरे घर माने जाते हैं। और फिर बात करें हम यहाँ पर त्रिकोण की, ये 2 जो त्रिकोण के घर माने जाते हैं, ये हो गए 2 त्रिकोण, तो ये भी बहुत अच्छे हाउसेस माने जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही समझाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, फिर आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं। जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं ज्योतिष को सीखने की, समझने की, तो यह समझिए कि 12 घर होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं। सभी राशि स्वामी की 2-2 राशियां होती हैं। सिर्फ सूर्य देव और चंद्रदेव को छोड़कर उन दोनों के पास 1-1 राशि होती है। राहु देव और केतु देव की अपनी स्वयं की कोई राशियां नहीं होती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अवस्थाओं की, तो यहाँ पर सारी अवस्थाएं मैंने आपको बता दी है, जिससे कि आप ग्रह की पावर कितनी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम फर्स्ट नियम से योग कारक हमारा ग्रह कैसे देखें। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट नियम की जो मैं बात कर रही हूँ उसमें क्या होता है, मान लीजिए केंद्र किसी भी ग्रह को जो 2 राशियां मिली हुई है, सूर्य और चंद्र के अलावा जो 2 राशियां सभी ग्रहों को मिली हुई हैं, उनकी दोनों राशियों को आपको देखना है कि वो किस हाउस में है। तब आपका क्लियर होगा कि यह फर्स्ट नियम से ये ग्रह जो है वह योग कारक है या मारक है। देखिए मान लीजिए एक राशि केंद्र में है और दूसरी राशि भी केंद्र में है, तो वह ग्रह होगा फर्स्ट नियम से योग कारक। फिर प्लेसमेंट वगैरह वो देखनी, हमें डिग्री देखनी, वो बात की बात है। लेकिन जो सबसे पहला कदम हम बढ़ाते हैं, पहली शुरुआत करते हैं, वह आपकी सबसे पहले नजर जानी चाहिए कि वह जो दोनों राशियां हैं उस ग्रह की वो कहाँ पर है। तो देखिए केंद्र में एक राशि है, दूसरी भी केंद्र में है, तो योग कारक होगा।
फिर है सम और केंद्र में। मान लीजिए कि एक राशि यहाँ है और एक राशि यहाँ है तो भी एक योग कारक हो गया। एक यहाँ पर है और एक केंद्र में है तो भी योग कारक है। एक इस यहाँ पर है और एक यहाँ पर है तो भी योग कारक है। तो यहाँ पर एक सम हाउस में और एक केंद्र में अगर है तो भी योग कारक है। फिर है अगर एक त्रिक में है और एक केंद्र में। देखिए एक राशि अगर 6 या 8 या 12 किसी भी हाउस में है और एक यहाँ पर पहला, चौथा, सातवां या 10वें इस केंद्र के किसी भी हाउस में है तो भी वह योग कारक कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये जो केंद्र का एक हाउस में मिलता है वह भी बहुत पावरफुल होता है। तो यहाँ पर एक राशि केंद्र में है, एक 6, 8, 12 में किसी में है तो भी वह योग कारक होगा पहले नियम से, फर्स्ट नियम से। फिर बात करें हम अगर त्रिक में है, एक राशि 6, 8, 12 में है और दूसरी राशि भी 6, 8, 12 में है तब वह मारक कहलाएगा। फिर बात करें हम एक त्रिक में है और एक सम में है। मान लीजिए कि एक राशि 6 या 8 में या 12 में है और एक राशि तीसरे घर में मान लीजिए या 11th में या दूसरे घर में धन भाव मान लीजिए, तो इन तीनों, ये तीनों सम घर हैं तो यहाँ पर अगर हैं तो वह मारक होगा, योग कारक नहीं होगा। फिर बात करें हम त्रिक में है, सम की बात हो गई है। फिर त्रिकोण में है और एक सम में है। एक राशि त्रिकोण में है और एक सम है। एक राशि इन दोनों त्रिकोण के 2 घर हो गए हमारे और एक सम हाउस में है तो भी वह योग कारक कहलाएगा। और अगर एक त्रिकोण में है और एक त्रिक में है कि देखिए जितने केंद्र के घर में जितनी पावर होती है उतनी ही त्रिकोण के हाउस में भी होती है। तो अगर एक राशि त्रिकोण में है और एक त्रिक में है, 6वें में है, 8वें में है या 12वें में है तो भी वह ग्रह फर्स्ट नियम से योग कारक कहलाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना है, आप देखिए, ये सारी चीज़ें याद कीजिए, इन चीज़ों को याद कीजिए, अवस्थाएं याद कीजिए और यह याद कीजिए, ये फार्मूला अगर आपने याद कर लिया कि केंद्र में एक राशि दूसरी भी केंद्र में तो फर्स्ट नियम से योग कारक होगा, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा योग कारक और मारक ग्रह। आप अपनी खुद की कुंडली उठाकर देख सकते हैं कि मेरे ग्रह में, मेरी कुंडली में कितने ग्रह योग कारक हैं और कितने मारक हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यह देखने के बाद में हम देखते हैं ग्रहों की प्लेसमेंट, वह ग्रह कहाँ पर है, फिर हम देखेंगे उसकी अवस्थाएं। तो एक चीज मैं आपको बताती जाऊंगी जिससे कि आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप मेरी वीडियो को पूरा देखें ताकि आप खुद सीख सकें कि ज्योतिष हम जिसे कहते हैं वह आखिर कैसे उसकी स्टडी की जाती है, कैसे हम उसको समझ सकते हैं। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियो अपलोड होते ही सीधे आप तक पहुंच जाएगी, कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे और आप अच्छे और अनुभवी ज्योतिष बन जाएंगे। ओके, धन्यवाद।